दीजिए चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। इसके क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और इसको खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम की ओर। तो आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए गॉस थ्योरम लिख लेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। कहता है लेट f of x be the real value defined in closed interval a b, मतलब f of x जो है एक फंक्शन होना चाहिए। f of x एक फंक्शन होना चाहिए जो कि डिफाइंड हो एक क्लोज इंटरवल a और b के बीच में। तब पहला स्टेप क्या है कि f of x को कंटीन्यूअस होना चाहिए। f of x को कंटीन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a b में। फिर दूसरा स्टेप है कि f of x को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल a b के बीच में। ध्यान दीजिए पहला स्टेप कहता है कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b के बीच में। और दूसरा नंबर जो कंडीशन है वो कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b के बीच में। और तीसरा और लास्ट स्टेप क्या कहता है कि पॉइंट ए पर फंक्शन का मान, मतलब a का मान दिया हुआ रहेगा और फंक्शन में जहां जहां x रहेगा वहां वहां आप a का वैल्यू पुट कर देंगे x के जगह पे, तो उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा। और फिर b रखने पर, b का मान रखने पर उसका सॉल्यूशन जो आएगा, दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो इसका तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर गॉस थ्योरम का ये तीनों कंडीशन, यदि गॉस थ्योरम का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। गॉस थ्योरम जो है वो तीनों कंडीशंस के सेटिस्फाइड होने पर ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ये तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाता है तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए कहता है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाने के बाद then by Gauss theorem, the Gauss theorem के अनुसार there exists a point C between A and B, तब पॉइंट A और B के बीच में एक तीसरा पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो कि इस फार्मूले से निकाला जाएगा f डैश c बराबर 0 से। f डैश c का मतलब जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ पार्ट है, यानी f of x का जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे f of x का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो f डैश x बनता है। तो चलिए ये वर्किंग मेथड है आपका गॉस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ बातें आपको प्रॉब्लम्स दे रही होगी, जैसे कि कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएबल क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं मालूम चल रहा है। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे देख लेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा, और इसको तो आप क्वेश्चन में समझ जाइएगा। इसको नोट करिए जल्दी से, मैं इसके बारे में लिखता हूँ और समझाता हूँ, नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, फैन ऑफ। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f of x इन एन इंटरवल। कहता है कि यदि द फंक्शन f of x इज कंटीन्यूअस इन ईच पॉइंट ऑफ एन इंटरवल, यानी किसी इंटरवल के बीच किसी बिंदु पर यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ठीक है। यदि किसी इंटरवल के बीच का कोई भी वैल्यू पर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन इस इंटरवल के बीच कंटीन्यूअस है। फिर अगला टॉपिक है कि डेरिवेटिविटी ऑफ अ फंक्शन f of x इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबल कब होगा समझिएगा। कह रहा है कि यदि f of x यानी फंक्शन f of x is differentiable at each point of an interval, then we say that f of x is differentiable in that interval। यानी किसी इंटरवल के बीच की किसी बिंदु पर यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब डिफरेंशिएट हो पा रहा है तो कह सकते हैं कि वो फंक्शन उस इंटरवल
इंटरवल के बीच डिफरेंशिएबल है। यानी कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, आप उसका डिफरेंशिएशन कर दिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू में इंटरवल के बीच में के कोई भी मान पुट करके देखेंगे, अगर वो वैल्यू कुछ डिफाइंड आ रहा है तो कह सकते हैं कि वो फंक्शन इस इंटरवल के बीच डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान दीजिए कैसे पता चलेगा कि कंटीन्यूअस है। तो क्वेश्चन ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ये पीछे आप एक चैप्टर पढ़े होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूं यहां पे। ध्यान दीजिए एक इमेज आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में प्रॉपर्टी बताया गया है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है कि द लिखा हुआ होगा पहला प्रॉपर्टी द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन। कहता है कि किसी भी दो को कंटीन्यूअस फंक्शन के का सम, मतलब दो कंटीन्यूअस फंक्शन है और दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन को अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा, या आप घटा देते हैं तो उसका रिजल्ट भी कंटीन्यूअस होगा, गुना कर दीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही आएगा। दूसरा नंबर है कोसेंट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन देयर कॉमन डोमेन वेयर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। कहता है कि उसका कोसेंट है उसका डिवीजन भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा, लेकिन ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर यानी कि बटा में हर वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा और चौथा काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। नोट करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कांस्टेंट का मतलब 2 4 6 8 10 12 a b पाई ये सब कंटीन्यूअस ही होता है। चौथा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हम लोग करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद जो होता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन में आता है कंफर्म। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जैसे ax² + bx + c = 0 वाला कंडीशन जो होता है वो हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर पांचवा है कि मॉडुलस फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन मोड में दिया हुआ हो तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ हो तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन का नियम है और ज्यादातर पॉलिनोमियल वाला यूज होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलिए अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, वो एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा, सारा बात क्लियर होगा, जो भी आपको परेशानी हो रही है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ ध्यान रहे, इतना नोट करने के बाद लिखेंगे हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। और उसके बाद जो मैंने इमेज दिखाया था उस इमेज में जो भी प्रॉपर्टी दिए हुए हैं वो उसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का एक एग्जांपल देखते हैं, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, मैं अगला एग्जांपल जोड़ सकता हूं। चलिए देखिए हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है रॉल्स थ्योरम का, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, आराम से समझिएगा। सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² - 4x + 3 ए क्लोज इंटरवल, देखिए इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और जो ऐसे मिडिल स्मॉल ब्रैकेट का साइन देते हैं वो ओपन इंटरवल कहलाता है। तो क्लोज इंटरवल 1 और 3 दिया हुआ है, देखिए a और b क्लोज इंटरवल में दिया हुआ था ना, तो ये a हो जाता है, ये b हो जाता है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है f(x) = x² - 4x + 3,
ओके, लेट कर लेते हैं बच्चा, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर 3 हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि f of x is a polynomial function, polynomial फंक्शन। अब देखिए इतना छोटा बच्चा तो नहीं है कि आप बहुपद नहीं समझ पाए। ax² प्लस bx प्लस c का रूट जो होता है वो बहुपद का रूट होता है। तो देखिए ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो बहुपद के रूप में, कोई बच्चा में सर माइनस है, इतना चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ax² प्लस माइनस bx प्लस c हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस को लगा दीजिए। तो ऐसा फॉर्म जो होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन अभी लिखवा दिया गया प्रॉपर्टी में कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं, चूंकि f of x is a polynomial function, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसीलिए f of x is continuous function, continuous function, continuous function in closed interval, इंटरवल कितना दिया हुआ है 1 से 3, 1 से 3 के बीच में ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था। तो चलिए लिखेंगे चूंकि f of x is equal to x² minus 4x plus 3, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चा f' हो जाता है, सिखाया हुआ है। f of x का डिफरेंशिएशन f' लिखते हैं बराबर, इसका तो आपको मालूम ही होगा 2x, ये 4 और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये फाइनाइट वैल्यू देगा इन ओपन इंटरवल 1 से 3। हम किसी और इंटरवल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो इंटरवल दिया हुआ रहेगा उसी पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 दिया हुआ है, इसका फाइनाइट लिखने का ये मतलब है कि 1 और 3 के बीच में कोई भी मान उठाकर आप इसमें रख दीजिएगा x के जगह पर, तो एक निश्चित वैल्यू आएगा, एक निश्चित मान आएगा। इसीलिए लिखे हैं कि f' का जो मान है वो फाइनाइट आएगा, निश्चित मान आएगा यदि इतना और इतना के बीच में कोई मान रखा जाए तो। जैसे 1 और 3 के बीच में मान है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा 2 दूनी के 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गया, 0 एक निश्चित मान हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 और 3 के बीच में कोई भी मान इसमें रखने पर एक निश्चित वैल्यू आएगा, इसीलिए इतना का वैल्यू क्या लिख दिया गया फाइनाइट। और कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो लिखेंगे f of x is differentiable, डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएशन हो गया है ना, इसीलिए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल लिखना 1 से 3 के बीच, क्लोज नहीं लिखना, ओपन लिखना है, कंडीशन के अनुसार चलना है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है तीसरा कंडीशन f of a बराबर f of b करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले f of a निकालते हैं। f of a कहने का मतलब f of 1, क्योंकि a का मान कितना है 1, f of 1 निकालेंगे। चलिए f of a बराबर, ध्यान दीजिएगा फंक्शन f of x का कितना है तो ये है, अब इसी में f of 1 निकालना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालना पड़ेगा 1 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 1 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया। अब उसी प्रकार से f of b, अब b का मान कितना है बताइए 3 है, यानी f of 3 निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 रखिए, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 प्लस 3। तो f of b का मान ध्यान दीजिए कितना आ गया 3 3 9 9 3 12, 12 माइनस कर दिया 12, ये हुआ गया 0। अब आप ही बताइए f of a का मान और f of b का मान दोनों सेम आ रहा है ना,
f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 3। आ गया। ये तीनों कंडीशन जो कह रहा था रॉल्स थ्योरम के लिए वो सैटिस्फाइड हो चुका है। लिखेंगे हियर, यहां all the conditions of Rawls theorem are satisfied, ठीक है। then by Rawls theorem there exists a point C between A and B such that f dash c बराबर 0। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ रॉल्स थ्योरम के सभी कंडीशन संतुष्ट हो चुके हैं, सैटिस्फाइड हो चुके हैं। देन तब रॉल्स थ्योरम के अनुसार a और b के बीच में एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जो f dash c बराबर 0 के बराबर होगा, या इससे निकाला जाएगा। तो अभी हम लोग c का मान निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। तो एक बात ध्यान दीजिए, f डैश c का मतलब क्या हुआ। तो आप f डैश x का मान निकाले थे ना, f डैश x का मान यहां देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। यहां f डैश x का मान 2x 4 है, तो यहां f डैश c का रहा है, तो जहां x है वहां c रख दीजिए, यानी 2x 4 है, 2c 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो c बराबर 4/2 कितना बार क्या गया, तो 2 बार गया। और ध्यान देना है वालों, ये c का मान जो आएगा वो a और b के मान के बीच नहीं होना चाहिए। तो a और b का मान 1 और 3 था, तो 1 और 3 के बीच में तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए लिख सकते हैं c = 2 belongs to open interval 1 से 3, और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले करना है क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें लिख देना है फंक्शन को, a और b का वैल्यू मान लेना है, फिर कंटीन्यूअस दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, f ऑफ a का मान निकालना है, f ऑफ b का मान निकालना है, देख लेना है कि सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लिख देंगे रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो ये लिख देंगे, और f डैश c बराबर 0 पर c का मान निकाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, बिल्कुल गौर से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। कर रहा है वेरीफाई करने के लिए रॉल्स थ्योरम इतना मान दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आप करेंगे क्या, f of x given that f of x is equal to x minus 1 x minus 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। f of x ज्यादा आसान हो जाएगा, x minus 1 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होल स्क्वायर को छोड़ दिए, f of x is equal to मल्टीप्लाई कर देंगे x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। f of x is equal to मल्टीप्लाई तो अपने से कर ही सकते थे। चलिए x क्यूब इसका मतलब कितना हो जाएगा, -4 माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर और 4 8x माइनस 4। आप देख पा रहे होंगे ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन आ गया। एक a और b का मान मान लीजिए, लेट a का मान कितना हो जाएगा, यहीं से मानना है, a का मान 1 और b का मान 2। किसी किसी क्वेश्चन में a और b का मान खुद से दे दिया हो रहेगा, तो सिंपल और घबराने की बात नहीं है। चलिए, a का मान b का मान हो गया। देखिए क्योंकि f of x is a polynomial function, इसीलिए f of x is continuous in
क्लोज इंटरवल 1 2, 1 2 के बीच में कंटिन्यूअस हो गया। मैंने बताया है पॉलिनोमियल हुआ तो उसे कंटिन्यूअस लिख दीजिए। फिर आता है दूसरा बात डिफरेंशिएबल की। देखेंगे चूंकि f of x is equal to x³ minus 5x square plus 8x minus 4, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x बराबर का बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 गुणित 10x प्लस 8। ये देखिए ये भी फाइनाइट वैल्यू देगा इन ओपन इंटरवल 1 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी मान यहाँ पे x की जगह पर रखिएगा तो कुछ न कुछ अंक आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसीलिए f of x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। तीसरा कंडीशन की बात करेंगे f of a का मान कितना है 1 है, तो चलिए f of 1 निकाल लीजिए। फंक्शन में यहाँ यही कर दीजिए ना, तो f of 1 की जगह पर f of 1 का जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ आसान पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 minus 1 into 1 minus 2 का होल स्क्वायर। 1 minus 1 घटा दिए 0, पूरा टर्म में 0 हो गया। 1 minus f of 1 बराबर, देखिए दोनों में मेरा 0 आ रहा है, ऐसा मत समझिए कि वो 0 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, बस बराबर आना चाहिए। तो f of 1 का मान 0 हो गया। फिर है f of b, b का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो चलिए f of 2 निकालते हैं। तो 2 minus 1 into 2 minus 2 का होल स्क्वायर, ये 0 तो इसको 0 कर दिया, तो f of 2 का मान 0 आ गया, इसीलिए f of 1 बराबर हो गया f of 2 के। अब बताइए तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, तो लिख देंगे यहाँ सोचिए here all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then by Rolle's theorem there exists a point C between A and B such that, इस प्रकार कि f डैश c बराबर क्या हो 0 हो। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ मिटा कर लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब f डैश c कहाँ है, f डैश c का मान कहाँ से निकालते हैं, f डैश x का मान जो आया हुआ रहता है वही तो होता है। देखिए यही ना f डैश x का मान है, दिख रहा है आपको 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे c, इसलिए f डैश भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 बराबर क्या कह रहा है 0। तो चलिए फैक्टर तोड़ने आता है ना, तो हो जाएगा 8 के 24 और 6 4 को 24, 3c स्क्वायर माइनस 6c माइनस 4c प्लस 8 बराबर 0। 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 6 4 को 24, 3c कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ c माइनस 2, ओके c माइनस 2 माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, c माइनस 2 बराबर 0, c माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, 3c माइनस 4 बराबर 0, तो c बराबर आ जाएगा 2 और 4/3। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है 1 और 2 इंटरवल दिया हुआ था ना, 1 और 2 आपका इंटरवल दिया हुआ था, हमारा मान आ गया c का मान 2 और 4/3। तो हमको 1 और 2 के बीच में लाना है, 1 और 2 के बीच में मान आना चाहिए, तो ये 2 तो बीच में नहीं है, ये 2 खुदे आ गया। इसको देखते हैं, काटिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 और 2 के बीच में वो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हमारा ये 2 c बराबर 2 पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे, इसीलिए c इज इक्वल टू 4/3 बिलोंग्स टू, अच्छा कैसे लिख देंगे,
C बराबर 2 does not belongs to C बराबर 2 does not belongs to open interval 1 2 hence C बराबर 4/3 belongs to 1/2 तो C का मान सही हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से आपको रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने दो एग्जांपल दिया, आप उस एग्जांपल की सहायता से अपना बना लीजिएगा। टाइप 2 स्टार्ट करिएगा आप। टाइप 2 में और क्वेश्चन, टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उन 10 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, रॉल्स थ्योरम के अनुसार उसको वेरीफाई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के साथ। फिलहाल आप इतना बना लीजिएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।